शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग, बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड सर्विसेज। तो स्वागत है आपका इस नए पड़ाव में, जहाँ पे हम देखेंगे रिलेटेड सर्विसेज। हमारा ऑडिट वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, हमारा रिव्यू नहीं, रिलेटेड सर्विसेज वाला पोर्शन शुरू हुआ है। सर रिव्यू क्यों नहीं लिया? रिव्यू इसके बाद लेंगे भाई, चैप्टर नंबर 9 रिव्यू करेंगे, ठीक है। अभी देखते रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहले देखो कि रिलेटेड सर्विसेज होता क्या है। These services, these are services provided by auditor that don't involve expressing an opinion। वो सर्विसेज जो है ना, ऑडिटर देता है, जिसमें क्या होता है, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं होता है ऑन द फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम जो बोलते थे ना, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं देता है, प्रेजेंट फेयरली, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे ऑडिट से बाहर आ जाओ, यहाँ पे रिलेटेड सर्विसेज की बात आती है। एंड यहाँ पे तुम ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करते हो, इसी वजह से ये क्या है, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ध्यान दो, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। रिलेटेड सर्विसेज एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। वेयर द ऑडिटर प्रोवाइड्स एन ओपिनियन विथ लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑन इंफॉर्मेशन। किसकी बात हो रही है? एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, ऑडिटर प्रोवाइड करता है ओपिनियन विद द लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑन द इंफॉर्मेशन। तो सर ये रिलेटेड सर्विसेज क्या है भाई साहब? दूसरे सारे सर्विसेज, एग्जाम्पल ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, जहाँ पे नो ओपिनियन ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि मेरे को इनकम टैक्स भरना है, आईटीआर भरना है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। तुम आईटीआर भरते हो, बोलता है देख भाई, तूने आईटीआर भर दिया, लेकिन बैंक में सबमिट करने के लिए मुझे उसके साथ क्या कर, मुझे उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे, मुझे उसके साथ बुक्स बना के दे दे। तो तुम क्या करोगे, उसके साथ बुक्स बना के दोगे, टैक्स का रिटर्न बना के दोगे, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे कंसल्टिंग सर्विसेज, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग हुआ, टैक्स कंसल्टिंग हुआ, इसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन वाला रिपोर्ट नहीं जाता है, तुम फेयरनेस के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन नहीं देते हो, ठीक है। तो सर्विसेज अंडर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, तो वैसे रिलेटेड सर्विसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग था ना, तो ऑडिटिंग से बाहर निकलो, अभी तुम कहाँ पे हो, रिलेटेड सर्विसेज में हो। तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, तो रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर स्टैंडर्ड जो आते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ दो ही रिलेटेड सर्विसेज की बात करी है। वैसे तो बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे तुमको स्टैंडर्ड्स के लिए सिर्फ दो सर्विसेज पढ़ना है। देख भाई, पहला है तुम्हारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, जिसके बारे में स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS, ऐसे नहीं, SRS, रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर का स्टैंडर्ड SRS 4400। एंड दूसरा SRS है तुम्हारा 4410। ये क्या है तुम्हारा, एक कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट। तो तुम्हारे इस चैप्टर में तुम्हारे दो स्टैंडर्ड्स कवर होंगे। एक है SRS 4400, एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा है SRS 4410, कॉम्पिलेशन एंगेजमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स SRS 4400 के बारे में पूरा पूरा देखेंगे घुस घुस के, ठीक है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, जिसको हम प्यार से इसके बाद में बोलेंगे AUP एंगेजमेंट। AUP एंगेजमेंट, आम आदमी पार्टी AAP नहीं है भाई साहब, AUP एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट है, जिसके बारे में SRS 4400 बात करता है, ठीक है। अभी ये एग्रीड अपन प्रोसीजर एंगेजमेंट क्या होता है, द ऑडिटर परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एग्रीड अपॉन विद द क्लाइंट ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, क्या बोला, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एग्रीड अपॉन विद द क्लाइंट ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कुछ प्रोसीजर्स के ऊपर तुम क्या करोगे, अपने क्लाइंट के साथ में एग्री करोगे कि मैं इतने ही प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, और उस जो एग्री किए है ना, उस प्रोसीजर्स को तुम परफॉर्म करने का एंगेजमेंट तुम्हारा क्या है, AUP एंगेजमेंट है। ऑडिटर इश्यूज रिपोर्ट विथ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फैक्चुअल फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन दोज प्रोसीजर्स माइट फोकस ऑन स्पेसिफिक अकाउंट और आइटम विद इन फेस, जैसे कि तुम्हारा अकाउंट पेबल, सेगमेंट सेल्स,
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा FI, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा AUP। सर यहाँ पे एक बात आती है, प्रोसीजर्स माइट फोकस ऑन स्पेसिफिक अकाउंट और आइटम विद इन एफएस। तो एफएस का एक आइटम, एफएस की आइटम, एफएस का अकाउंट, एफएस का एलिमेंट, ये इसके ऊपर फोकस कर सकता है। ये प्रोसीजर्स तुम्हारे, ये प्रोसीजर्स इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट पेएबल, सेगमेंट सेल, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सर तो आप मुझे बताइए अभी, जैसे 805 में हमने देखा एलिमेंट ऑफ एफएस, स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट आइटम ऑफ एफएस, तो वहाँ पे क्या था एंड यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समझना है फ़र्क। अगर ये फ़र्क तुमको क्लियर हो जाए ना दोस्त, तो तुमको इस एसए में, इस एसआरएस में कुछ दम ही नहीं है भाई साहब। ये एसआरएस अगर मुझे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ना, तो मुझे 2-3 क्वेश्चन आपसे रटवाने होंगे और हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको समझाना है दोस्त। तो जितना भी टाइम लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको इसको ऐसे को पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्रीड अपन प्रोसीजर्स जो एंगेजमेंट है एंड तुम्हारा 805 है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए ना, डिफरेंस समझाने के लिए एंड ये ऐसे को बहुत अच्छे से समझाने के लिए ना, सबसे पहले मैं उसको लेकर चलता हूँ, तुमको लेकर चलता हूँ एक सुहाने सफ़र पे, जिसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग इन कनेक्शन विथ अकाउंट रिसीवेबल। तो ये अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर रिपोर्ट जो तुम देते हो ना AUP एंगेजमेंट में, AUP एंगेजमेंट में जो तुम रिपोर्ट देते हो ना, उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल कि वो रिपोर्ट कैसे जाता है। जब तुमको समझेगा कि रिपोर्ट कैसे जाता है, तब तुमको पूरा ये सारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा जी, हमको क्या करने का है, सबसे पहले रिपोर्ट का नाम जाएगा। देखो रिपोर्ट में क्या जाता है, सबसे पहले टाइटल, उसके बाद टू एड्रेस ही जाता है। तो इसका नाम क्या है, देखो नाम देखो, रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। यहाँ पे तुम ओपिनियन नहीं देते हो, यहाँ पे जो तुमको फैक्ट फाइंड होता है ना, उसको तुम रिपोर्ट करते हो इन कनेक्शन विथ एग्रीड अपन प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स के ऊपर तुम जो प्रोसीजर्स के ऊपर तुमने एग्री किया है ना, उसके ऊपर जो तुमको फैक्ट फाइंड होते हैं ना, उसके ऊपर तुम रिपोर्ट देते हैं। असाइनमेंट रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल, अभी इस केस में तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना, तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल के रिलेटेड तुमने एक असाइनमेंट में गए हो, जिसमें तुमने क्या किया है, एग्रीड अपन प्रोसीजर्स फाइंड करने का, एंड उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट देना है। जो तुमको फाइंड होते हैं ना फैक्ट, उसको तुम उसके ऊपर तुमको रिपोर्ट देना है। तो ये टाइटल तुमने देख लिया। उसके बाद में टू को किसको देना है, दोज हु एंगेज्ड द ऑडिटर, जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसको हम रिपोर्ट देंगे। भाई साहब हमारा क्या जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं, पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, टाइम जाता है जानने दो। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे ना, तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा। अगर तुमको ये समझ गया ना रिपोर्ट, तुमको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, तुमको सारा चीज़ समझ में आएगा। हम क्या बोलते हैं, वी हैव परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स एग्रीड। एक कहाँ पे हो तुम, अभी तुमने सारा पूरा एसआरएस करके, तुम सारे प्रोसेस फाइंड करके अभी तुम रिपोर्ट देने में आ चुके हो। अभी हम समझ रहे कि ये रिपोर्ट में क्या जाता है, ताकि हमको पूरा एंगेजमेंट समझ में आए। तो सबसे पहले देखो रिपोर्ट में क्या जाता है, तो हमने बोला कि हमने परफॉर्म किए हैं प्रोसीजर्स जो हमने एग्री किए थे आपके साथ में हमने जो प्रोसीजर्स एग्री किए थे ना, उसको हमने परफॉर्म किया है। एंड एन्यूमरेटेड बिलो विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द ABC कंपनी। तो अकाउंट रिसीवेबल ऑफ ABC कंपनी के लिए जो भी था, एज ए डेट, जो भी डेट के ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का जो भी डेट था, एज ऑन डेट हमने वो क्या किए है, प्रोसीजर सारे परफॉर्म किए हैं। ठीक है, सेट फोर्थ इन अकम्पनिंग शेड्यूल। ठीक है, आवर एंगेजमेंट वॉज अंडरटेकन इन अकॉर्डेंस विथ SRS 4400। नाम है एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो एंगेजमेंट था ना, वो एंगेजमेंट किसके अंडर था, SRS 4400 के अंडर था। हमारा एसए के अंडर नहीं था। हमारा एंगेजमेंट जो था ना, वो SRS 4400 के अंडर था, इशूड बाय ICI। ठीक है, प्रोसीजर्स वर परफॉर्म्ड सोलली टू असिस्ट यू इन इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड आर समराइज एज फॉलोज। ठीक है, जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं किसके लिए किए हैं, सोलली टू असिस्ट यू इन इन क्या, वैल्यूएटिंग इवेल्युएटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल।
तो हमारा पर्पस क्या था, ये क्या बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ये था कि आपको समझ में आए कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिड है कि नहीं है। तो वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, पूरे रिपोर्ट में हमने प्रोसेस परफॉर्म की है अकाउंट रिसीवेबल ऑफ एबीसी कंपनी के। ठीक है, किसके, ये जो एंगेजमेंट था हमारा किसके अंडर था, SRS 4400 के अंडर एंगेजमेंट था। एंड हमारा पर्पस क्या था, सोडली टू असिस्ट यू इन इवेल्युएटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये 3 चीज़ें हमने बता दी। अच्छा जी, उसके बाद आओ, तो यहाँ पे ना तुमको 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करे हैं। कौन से 4 प्रोसीजर्स तुमने परफॉर्म करे हैं, जो प्रोसीजर्स तुमने एग्री करे थे ना, यही प्रोसीजर्स तुमने एग्री करे होंगे। ये 4 प्रोसीजर्स तुमने एग्री करे हैं, वो तुमने परफॉर्म किए हैं। ठीक है, एंड वी रिपोर्ट आवर फाइंडिंग्स बिलो। तो विथ रिस्पेक्ट टू आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। तो आइटम 4, 3, 1, 2, 1 2 3 4 4 आइटम है। तो ये जो 4 आइटम है ना, उसके ऊपर हमको क्या फाइंड हुआ है, उसके ऊपर हम क्या करते, रिपोर्ट दे रहे। ठीक है, तो ये जो 4 आइटम है ना, ये 4 प्रोसीजर्स तुमने फाइंड करे। ये 4 प्रोसीजर्स फाइंड करके तुमको ये 4 फाइंडिंग्स आए हैं, वो 4 फाइंडिंग्स तुमने बता देने हैं रिपोर्ट में। तो देख भाई, ये तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट जैसे नहीं है ना, यहाँ पे तुमने 4 प्रोसीजर्स परफॉर्म करे एंड 4 प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है तुमने बता दिया। अच्छा जी, अभी ये केस में क्या है, तुमको अकाउंट रिसीवेबल का वैलिडिटी चेक करना है। तो यहाँ पे तुमने स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, सिर्फ 4 प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। क्या किया है देखते। अभी देखो ऑडिटर ने क्या किया है, वी ऑब्टेन्ड एंड चेक्ड एडिशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट रिसीवेबल गए हैं ना, उसका एडिशन तुमने चेक किया है, प्रीपेड बाय एबीसी कंपनी, जो एबीसी कंपनी ने बनाया था। वी कंपेयर द टोटल टू द बैलेंस इन रिलेटेड जनरल लेजर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है देख, जब तेरा टीबी बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, तो ट्रायल बैलेंस में तेरा अकाउंट रिसीवेबल जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल करके एक ही अमाउंट जाएगा ना, वो एक ही फिगर जाएगा। वो फिगर एक ही अमाउंट जाने के लिए तेरे पास बैकअप में पूरा लेजर रहेगा, सारे अकाउंट रिसीवेबल के नाम रहेंगे, सारा कितना कितना अमाउंट है, एक एक रुपये भी रहेगा उसमें, तो पूरा लिस्ट रहेगा। वो पूरा लिस्ट तुमने लिया है एंड तुमने क्या किया है, चेक किया है कि ये पूरा लिस्ट है ना, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट जाता है ना, उसके साथ में मैच करता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर तुमको फाइंड क्या हुआ है देखते हैं, इनको क्या फाइंड हुआ है ऑडिटर को। वी फाउंड द एडिशन टू बी करेक्ट एंड टोटल अमाउंट टू बी इन एग्रीमेंट। इनको क्या फाइंड हुआ, इनको बोला है, उनको समझ में आ गया है, इनको चेक करने के बाद समझ में आया है कि जो एडिशन है ना वो करेक्ट है, टोटल अमाउंट जो है ना वो एग्रीमेंट करता है ट्रायल बैलेंस के साथ में। तो टोटल अमाउंट तो करेक्ट है, मतलब जो तुम्हारा तुम्हारा जो पूरा लिस्ट है ना, वो लिस्ट का टोटल वही तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में गया है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। इतना सिंपल है, उनको समझ में आ गया। वी कंपेयर द अटैच लिस्ट ऑफ मेजर कस्टमर्स। ठीक है, जो अटैच लिस्ट था मेजर कस्टमर का एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट डेट टू रिलेटेड नेम्स एंड अमाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। तो उन्होंने क्या किया है, मेजर कस्टमर्स को उन्होंने कंपेयर किया है एंड उनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्या है एज ऑन 31 मार्च वगैरह उन्होंने देखा है, उनके नाम क्या है एंड उनका अमाउंट कितना गया है ट्रायल बैलेंस में। तो उन्होंने कंपेयर क्या किया है, अटैच लिस्ट, मतलब क्या, यहाँ पे मेजर कस्टमर का उन्होंने लिस्ट निकाला है। अभी एक रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का वो निकाल दिया, मेजर कस्टमर, उनका जो भी एग्रीमेंट में रहेगा, उनका जो भी एंगेजमेंट में रहेगा ना, एग्री जो उन्होंने किया है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, मेजर कस्टमर्स को उन्होंने चेक किया है, उनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, उनके नाम एंड उनका अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कितना गया है। ठीक है, अभी इनको इस प्रोसीजर्स में उनको क्या फाउंड हुआ है देख, अमाउंट, वी फाउंड अमाउंट्स कंपेयर टू बी इन एग्रीमेंट। जो अमाउंट्स कंपेयर करने थे वो एग्रीमेंट में है, तो वो भी उनको समझ में आया। तो इसमें भी उनको कुछ ऐसा अलग से फाइंड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सब ठीक ठाक है। वी ऑब्टेंड, तीसरा प्रोसीजर उन्होंने क्या किया है, तीसरा प्रोसीजर है उन्होंने, वी ऑब्टेंड कस्टमर स्टेटमेंट और कंफर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स टू कंफर्म बैलेंस आउटस्टैंडिंग। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा है। जो कस्टमर थे ना, जो तुम्हारे रिसीवेबल थे, वो कस्टमर से उन्होंने क्या किया है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा है, कस्टमर का स्टेटमेंट मांगा है एंड उनका कंफर्मेशन मांगा है। उनका स्टेटमेंट एंड कंफर्मेशन, दो चीज मांगी है, उनको ऑब्टेन हुआ है क्या अभी ये, अभी देखते हैं इनके रिपोर्ट में क्या है। वी फाउंड देयर वर सप्लायर स्टेटमेंट फॉर ऑल सच कस्टमर्स।
तो उन कस्टमर के केस में वो कस्टमर है तो तुम उनके लिए क्या थे, एबीसी कंपनी उनके लिए सप्लायर थी। तो वी फाउंड देयर वर सप्लायर स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ सच कस्टमर्स। ठीक है, इसमें भी उनको कुछ नहीं है, उनको मिल गए भाई, ठीक है कोई बात नहीं। अब इनका चौथा प्रोसीजर है, पहला क्या था, ट्रायल बैलेंस के साथ कंपेयर किया उन्होंने, ऑब्टेन किया एंड चेक किया कि है क्या, फिर उन्होंने कंपेयर किया मेजर कस्टमर्स वगैरह। तीसरा था उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगे। एंड चौथा उन्होंने कंपेयर किया जो स्टेटमेंट एंड कंफर्मेशन मांगे थे ना, जो स्टेटमेंट और कंफर्मेशन मांगे थे ना, टू द अमाउंट्स रेफर्ड इन टू अबव। जो दो में जो अमाउंट है ना, मतलब क्या, लिस्ट जो है तुम्हारा मेजर कस्टमर का, अभी यहाँ पे सबकी बात नहीं हो रही है, मेजर कस्टमर का जो लिस्ट है ना, इन टू अबव, ठीक है, यहाँ पे जो हमने मेजर कस्टमर की लिस्ट की थी, फॉर विच डिड नॉट एग्री, फॉर अमाउंट्स विच डिड नॉट एग्री, जो अमाउंट एग्री नहीं करते थे। देख, सारे अमाउंट तुझे एग्री करते होंगे ऐसा ही नहीं है ना, कुछ अमाउंट एग्री नहीं करते होंगे। जो अमाउंट एग्री नहीं करते हैं वी ऑब्टेन रिकंसिलेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया, रिकंसिलेशन ऑब्टेन किया, किसे, एबीसी कंपनी ने। तो एबीसी कंपनी ने बनाया रहेगा रिकंसिलेशन, हमने सिर्फ ऑब्टेन किया। फॉर रिकंसिलेशन ऑब्टेन्ड वी आइडेंटिफाइड, हमने क्या किया है, वी आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स एंड आउटस्टैंडिंग चेक्स। तो जो डिफरेंस था ना, किसकी वजह से था, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स वगैरह की, ईच ऑफ विच वॉज ग्रेटर देन रुपीज़। मतलब हमने कौन से वाले चेक किए हैं जो एक अमाउंट से ग्रेटर थे, मतलब 10,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, 30,000 से ऊपर है, ऐसे वाले अमाउंट हमने क्या किए हैं, इनवॉइसेस ऑब्टेन करे, डेबिट नोट्स देखे, आउटस्टैंडिंग चेक्स वगैरह देख लिए। वी लोकेटेड एंड एग्जामिन्ड सच इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, सब्सिक्वेंटली रेज चेक्स। तो उसको हमने क्या किया है, सब्सिक्वेंटली उसका पेमेंट वगैरह हुआ रहेगा, सब्सिक्वेंटली चेक्स वगैरह आए रहेंगे, जो भी हुआ है ना, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, एग्जामिन किया है एंड चेक किया है। एंड वी ascertained दैट दे हैव बिन राइटली लिस्टेड एज आउटस्टैंडिंग रिकंसिलेशन। और हमने देखा है कि वो एज क्या है, राइटली लिस्टेड है एज आउटस्टैंडिंग ऑन द रिकंसिलेशन। तो उन्होंने क्या किया है, जो डिफरेंस था ना, तो देखा है डिफरेंस किस वजह से है, कौन से इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स की वजह से है क्या, तो आउटस्टैंडिंग चेक से क्या, सब्सिक्वेंटली पेमेंट क्लियर हो हुआ है क्या, ये प्रोसीजर्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं। अब इसमें उनको क्या मिला है देख, विद रिस्पेक्ट टू आइटम नंबर 4 वी फाउंड अमाउंट्स एग्रीड विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट्स विद, और विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट्स वी डू नॉट एग्री। तो उनको क्या किया है, उनको अमाउंट से एक तो एग्री हुए, या फिर और विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट वी डिड नॉट एग्री। वी फाउंड दैट द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड रिकंसिलेशन, कंपनी ने रिकंसिलेशन बनाया है, एंड दैट द डेबिट नोट्स, इनवॉइसेस, आउटस्टैंडिंग चेक्स वर appropriately listed as a reconciling item with the following exceptions। एंड फिर तुम क्या करो, एक्सेप्शंस दे दो जो तुमको फाइंड नहीं हुए, ठीक है, जो जो फाइंड हुए तुमने बता दिया कि डेबिट नोट, इनवॉइसेस, आउटस्टैंडिंग चेक जो है ना, वो अप्रोप्रिएटली लिस्टेड है एज अ रिकंसाइलिंग आइटम। और जो जो नीचे तुम क्या करो, एक लिस्ट बनाओ एंड उसमें बता दो कि ये सारे जो है ना, ये एक्सेप्शंस है, इसको अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट नहीं किया है एज अ रिकंसाइलिंग आइटम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है भाई साहब, कोई कुछ नहीं है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने बोला कि हम जो प्रोसीजर्स के साथ में तुम्हारे साथ एग्री कर रहे थे ना, वो प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए हैं एबीसी कंपनी के रिसीवेबल के ऊपर। ये हमारा एंगेजमेंट जो था SRS 4400 के साथ में था। और यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था, सोनली टू असिस्ट यू इन इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। हमने क्या करे हैं, हमने 1 2 3 4 प्रोसेस परफॉर्म किए हैं। एंड हमको वी रिपोर्ट आवर फाइंडिंग्स बिलो, तो हमने उसके ऊपर हमारे फाइंडिंग्स ऐसे रिपोर्ट की है विथ रिस्पेक्ट टू आइटम 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या कहना है, अब तुम सुनो, हमने रिपोर्ट वगैरह दे दिया तुमको, रिपोर्ट में ही हम क्या बता रहे हैं, हमारा कुछ कहना है, वो हमारा कहना तो सुनो। Because above procedures do not constitute either audit or review made in accordance with generally accepted accounting principles, generally accepted auditing standards in India, we do not express any assurance on the accounts receivable as at 31st March। जो भी था, तो यहाँ पे तुम क्लियरली बता दो, ये जो हमारा एंगेजमेंट है ना, ये एग्रीड अपन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट है, इसमें ना हमारा ना ही ऑडिट होता है ना ही रिव्यू होता है। रिव्यू क्या है, हम अगले सीन में जाके देखेंगे, अगले चैप्टर में जाके देखेंगे, ठीक है। ना ही हमारा ऑडिट है ना ही हमारा रिव्यू है। डू नॉट एक्सप्रेस एनी एश्योरेंस, और इसके ऊपर हम कोई एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमको जो जो फैक्ट फाइंड हुए ना, हमने फैक्ट बता दिए, हमारा एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस कब जाता है तुम्हारा, जब तुम्हारा ओपिनियन जाता है ऑन फेयरनेस। हम जब बोलते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो तुम्हारा क्या जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, तब हमारा क्या जाता है,
ओपिनियन जाता है, तो ओपिनियन किसके ऊपर जाता है? फेयर व्यू, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन जाता है या फिर कंक्लूजन जाता है रिव्यू के केस में। तो वहाँ पे तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे तुमको जो जो फैक्ट फाइंड हुए ना, वो फैक्ट तो सिर्फ तुमने बता दिया है। अच्छा जी, हैड वी परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स, ये देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला लाइन है। हैड वी परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसेस और हैड वी परफॉर्म्ड एन ऑडिट और रिव्यू, तो अगर हमने एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म किए होते या फिर हमने ऑडिट या रिव्यू परफॉर्म किया होता, ठीक है, अदर मैटर्स माइट हैव कम टू आवर अटेंशन दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड टू यू, तो उस केस में हमको अदर मैटर जो है ना वो हमारे अटेंशन में आ जाते। लेकिन इस केस में हमारा ना ही ऑडिट है, ना ही रिव्यू है, ना ही हमने एडिशनल के प्रोसेस परफॉर्म किए हैं। तो एक क्या है तुम्हारा, हमारा एग्रीड अपन प्रोसेस का एंगेजमेंट है, ना ही ऑडिट है, ना ही रिव्यू है, ना ही कोई बात है। ठीक है, आवर रिपोर्ट इज सोलली फॉर द पर्पज सेट फोर्थ इन फर्स्ट पैराग्राफ, तो हमारा रिपोर्ट का पर्पज जो था ना वो हमने फर्स्ट पैरा में बता दिया है, उसके लिए था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज, देखो इन्होंने बोला है कि उसी पर्पज के लिए उसको यूज़ करना है तुमको, एंड किसी अदर पर्पज के लिए यूज़ नहीं करना है। और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टीज, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तुम दूसरे पार्टीज में तो हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंड करे। ये जो तुमने जो ये दिया है ना, जो तुमने ये ऑडिट एग्री अपॉन प्रोसीजर्स का एंगेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट दिया है ना, उनको लगेगा कि भाई साहब इन्होंने ऑडिट किया है, तो ऑडिट नहीं किया है, इसलिए इसी वजह से तुम क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो दूसरे पार्टीज में। ये सिर्फ हमारे तेरे मेरे बीच में है, ये सिर्फ तेरे मेरे बीच में है, एंड ये सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, एंड किसी अदर पर्पज़ के लिए तुम इसको यूज़ मत करो। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि वो क्या करेगा, रिसीवेबल का रिपोर्ट लिया है, वो किधर अथॉरिटी को देगा, दूसरे किसी इसको देगा, इनकम टैक्स वालों ने मांगा है तो उनको दे देगा, सेबी ने मांगा है तो उनको देगा, तो किसी अदर पर्पज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ तेरे मेरे बीच में है, एंड सिर्फ तुझे ये समझने के लिए कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिड है कि नहीं है, इसकी वजह से हमने दिया है ना। तो इसको क्या कर, ये अदर पर्पज़ के लिए यूज़ मत कर, एंड किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी मत कर अदर पार्टीज को। दिस रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द अकाउंट्स and items specified above and does not extend to any financial statement of ABC कंपनी, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि रिलेट ओनली टू द अकाउंट्स एंड आइटम्स स्पेसिफाइड अबव, मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल के बारे में बात करता है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ रिसीवेबल के लिए। तो यहाँ पे दिस रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द अकाउंट्स एंड आइटम स्पेसिफाइड अबव, जो आइटम या फिर अकाउंट हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है ना, इसके लिए सिर्फ हम रिपोर्ट देते हैं। फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर तुम्हारा सिग्नेचर वगैरह आएगा, डेट प्लेस सिग्नेचर वो सब आएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा रिपोर्ट। भाई साहब, चैप्टर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है एंड 22 मिनट हो गए हम रिपोर्ट देख रहे। ठीक है, अब करते हैं ना शुरू, तो क्यों टेंशन लेना है भाई साहब, अब तुमको ऐसा समझ में आ जाएगा कि पहले समझ में ही नहीं आया था। SRS 4400 एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, SRS 4400 प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अंडरटेकन एंड ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट दैट ऑडिटर इशू इन कनेक्शन विद सच एंगेजमेंट। ठीक है, पढ़ने के लिए बातें। ऑब्जेक्टिव क्या है, देख, ऑब्जेक्टिव ऑफ AUP एंगेजमेंट इज टू कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर, प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर। तुमको कंफ्यूजन होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे जो तुम्हारे प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए ना, वो प्रोसीजर्स ऑडिट नेचर के हैं। मतलब ऑडिट में जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं ना, वही वाले प्रोसीजर्स है यहाँ पे। इसकी वजह से तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ऑडिट है कि रिव्यू है कि ये क्या है। देख, रिव्यू तो नहीं है, रिव्यू की तो बात अभी तक तुमको पता नहीं है, तो रिव्यू तो नहीं है, ऑडिट है कि तुम्हारा रिलेटेड सर्विसेज है, AUP एंगेजमेंट है। तुमको क्यों डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस परफॉर्म किए है ना, ये तुम्हारे ऑडिट के जैसी ही है। तो फर्क क्या है समझते, कोई बात नहीं, रुक जा, आगे समझ में आ जाएगा। टू विच द ऑडिटर एंड एंटिटी, auditor and the entity and any appropriate third parties have agreed and to report on factual finding। तो यहाँ पे एग्रीड हुए कौन, ऑडिटर, वो कंपनी या फिर थर्ड पार्टी, उनके बीच में एग्री हुआ है, एंड वहाँ पे रिपोर्ट जा रहा है तुम्हारा फैक्चुअल फाइंडिंग्स के ऊपर, जो तुमको फाइंड हो रहा है उसके ऊपर ही। सच एग्रीड अपन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट आर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये जो है ना, ये तुम्हारा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में, रिलेटेड सर्विसेज में जो भी तुम्हारा एंगेजमेंट है ना, वो सारे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अभी ध्यान ध्यान दे दे, अभी ये दिमाग में फिट कर ले कि ये जो सारे रिलेटेड सर्विसेज है वो सारे के सारे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। सबसे बढ़िया बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ऑडिटर
ऑडिटर लिया है। तो मुझे एक बात बताइए सर, ये जो एंगेजमेंट परफॉर्म करता है, ये ऑडिटर होना चाहिए क्या? जो तुम्हारा एसएस के हिसाब से ऑडिट करता है, ये ऑडिटर होना चाहिए क्या? तो उसके लिए नोट है तुमको, रेफरेंस टू ऑडिटर इन एसआरएस 4400 डज नॉट इम्प्लाई दैट पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नेसेसरीली be the auditor of entity's financial statement. Does not imply that a person performing related services need necessarily be the auditor of entity's financial statement. है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं। मतलब क्या, अगर तुम ऑडिटर नहीं हो तो क्या परफॉर्म कर सकते हो क्या रिलेटेड सर्विसेज? हाँ भाई हाँ, बहुत बड़ा हाँ, यस, बिग यस। हाँ भाई हाँ, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है तुमको, किसी ने रोका नहीं है। तुम रिलेटेड सर्विस है ना भाई साहब, इसके ऊपर ओपिनियन नहीं जा रहा है, इसके ऊपर तुमको ज़्यादा एश्योरेंस वाला चीज़ नहीं है, तो इसके ऊपर क्या ऑडिटर का क्या काम है भाई साहब? ये तुम्हारा एक एंगेजमेंट, अलग सा एंगेजमेंट है, 3-4 चीज़ें चेक करनी है, तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या करेगा, जाएगा चेक करेगा, बात खत्म, रिपोर्ट इशू करेगा। तो ऑडिट में एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट में क्या फ़र्क है? इन एयूपी एंगेजमेंट ओनली a report of factual findings of AUP is provided. Only report of factual findings. No assurance is given to the user. यूज़र को कोई एश्योरेंस नहीं दिया जाता है, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। उसमें फैक्चुअल फाइंडिंग्स, ये चीज़ हमने चेक करी है, ये फैक्ट हमारे सामने आए हैं, ये हमने आपको बता दिया, बात खत्म। इंस्टेड यूजर्स ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स स्टेटेड इन द रिपोर्ट। यूजर उनका अपना अपना कंक्लूजन, अपना अपना ओपिनियन वो बना देंगे भाई साहब। तू नहीं बनाने का है, तूने कुछ ओपिनियन नहीं देने का है, तूने कुछ क्वालिफाई मॉडिफाइड ओपिनियन, ये ईओएम पैरा ओएम पैरा कुछ नहीं देने का है। तूने जो जो चीज़ हुई है ना, वो चीज़ तुझे बता देनी है, वो प्रोसेस परफॉर्म करके। फॉर एग्जाम्पल, एयूपी एंगेजमेंट टू इवेल्यूट वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पेएबल, तो उसमें क्या होगा, कंपेयरिंग ऑफ नेम्स ऑफ मेजर सप्लायर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, ठीक है, नेम्स, अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस है क्या, ऑब्टेनिंग सप्लायर स्टेटमेंट और कंफर्मेशन, कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट और कंफर्मेशन टू द अमाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस। भाई आप क्यों बता रहे हो, अब तो इतना रिपोर्ट पढ़ के आए, यही 3-4 तुम्हारे प्रोसीजर्स थे, यही सारे प्रोसीजर्स तो तुम पढ़ के आए, देखो एग्जाम्पल समझ गया। फर्दर एक्चुअल फाइंडिंग्स लाइक वेरिएशन बैलेंसेस रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंसेस एंड स्टेटमेंट और कंफर्मेशन आर गिवन। द एक्चुअल फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड एज सच विदाउट प्रोवाइडिंग एन एश्योरेंस। हमने देखा उसने क्या क्या बताया था, हमने इन विथ रिस्पेक्ट टू आइटम नंबर 1, विथ रिस्पेक्ट टू आइटम नंबर 2 हमको ये फाइंड हुआ है। तो एक्चुअल फाइंडिंग उसने रिपोर्ट की है विदाउट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, उसने बिना कुछ ओपिनियन दिए उन्होंने क्या किया है, एक्चुअल फाइंडिंग्स को प्रोवाइड किया है। ठीक है सर, अभी मुझे बताइए आप, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे बताइए कि तुमने जो बोला था 805 में बोला था स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट आइटम ऑफ एफएस, उसमें एंड इसमें क्या फ़र्क है? उसमें भी हम रिसीवेबल चेक करेंगे, इसमें भी हम रिसीवेबल चेक करेंगे। देखो 805 उसमें हमने क्या बात करी है, इसमें हमने बात करी है तुम्हारा एलिमेंट ऑफ एफएस में क्या आता है, एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ एफएस, जिसमें डेटर्स होते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स होंगे, रिसीवेबल पेएबल जो भी कुछ होंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल देखे थे, स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम में क्या क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री होगा, लायबिलिटी फॉर एक्रूड बेनिफिट्स, प्राइवेट पेंशन प्लान्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटी फॉर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स इन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये सारे एग्जांपल मैंने आपके ऊपर आपको पढ़ने के लिए छोड़े थे, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो यहाँ पे ध्यान दे दो। क्यों? अगर इस एग्जांपल का कुछ क्वेश्चन में दिख जाता है ना, तो तुमको समझना चाहिए कि ये 805 में से है। ठीक है, तब हमने छोड़ा था लेकिन अब हमने कवर किया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में से जैसे कि यहाँ पे तुमको दिखेगा लायबिलिटी फॉर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स ऑन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एलिमेंट ऑफ एफएस में जाएगा, तुम्हारा एग्रीड अपॉन में नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नली मैनेज एसेट इनकम ऑफ प्राइवेट पेंशन प्लान्स, फिर टेंजिबल एसेट डिसबर्समेंट इन रिलेशन टू रिलीज प्रॉपर्टी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय बोनसेस। सर एग्जांपल वगैरह छोड़ दो, मुझे एक बात बता दो, रिसीवेबल जो है ना, अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं कब मानूंगा कि वो 805 में आता है, एंड मैं कब मानूंगा कि वो एयूपी एंगेजमेंट है? मुझे बताओ कि मैं अगर रिसीवेबल चेक करता हूँ तो मुझे बताए मैं ऐसे 805 को फॉलो करूँ कि मैं SRS 4400 को फॉलो करूँ, इतनी सिंपल सी चीज़ बताओ। देख भाई, इसके लिए माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या है, ए जो है ना,
इसका तो ऑडिट करता है। जो 805 में चीज़ होती है ना, उसका तो ऑडिट करता है। जब मैं बोलता हूँ उसका ऑडिट करता है ना, तो उसका मतलब तू फेयरनेस के ऊपर तू अपना ओपिनियन देता है। तो इसमें तेरा ओपिनियन जाएगा कि रिसीवेबल डेटर सही है कि नहीं सही है, उसमें तेरा ओपिनियन नहीं जाएगा। डिफरेंस नंबर 1। इसमें तेरा ओपिनियन जाएगा फेयरनेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फेयर है कि नहीं है, उसके ऊपर तेरा ओपिनियन जाएगा सीधा। उधर ओपिनियन नहीं जा रहा है, उधर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, डिफरेंस नंबर 1 हो गया। डिफरेंस नंबर 2, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नोट करता हूँ। ESRES तुम्हारा 4400, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 805 में कब आता है एंड AUP एंगेजमेंट में क्या कब आता है। ठीक है, एक मिनट। 805 में कब आता है एंड AUP में कब आता है, 4400 में कब आता है। ठीक है, तो रिसीवेबल है तुम्हारे पास, क्या है, रिसीवेबल है। सबसे पहले देखो कि तुम्हारा ओपिनियन जा रहा है क्या, ओपिनियन जा रहा है क्या। अगर ओपिनियन जा रहा है ना, किसके ऊपर, ओपिनियन ऑन फेयरनेस, फेयर है क्या नहीं है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हारा 805 में आएगा। अगर फैक्चुअल फाइंडिंग जाता है ना, अगर फैक्चुअल फाइंडिंग जा रहे हैं ना, तुम्हारे फैक्ट फाइंड हो रहा है उसको तुम बता रहे हो ना, वो तुम्हारा SRS में जाएगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या जा रहा है तुम्हारा। दूसरी चीज एंगेजमेंट तुमने कौन सा एक्सेप्ट किया है। अभी तुमको पता है ना, तुमको पता है कि तुमने ऑडिट करना है कि रिसीवेबल करना है। जो मैनेजमेंट ने उसके ऑडिटर ने और मैनेजमेंट ने दोनों ने जो डिसाइड किया है ना, वो एंगेज देख। अगर वो ऑडिट के रिलेटेड है ना, अगर वो ऑडिट का एंगेजमेंट है तो तेरा इसी में जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है ना, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है ना, वो तेरा किधर जाएगा, SRS में जाएगा। सर क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर कर लो ना हमको। देख भाई, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं तेरे को, ये ऑडिट में है ना, ऑडिट में तो क्या करता है, सारी चीज़ें चेक करता है एक्सटेंटिव। मतलब मैं आऊँगा और बताऊँगा रिसीवेबल सही है कि नहीं है, रिसीवेबल सही है कि नहीं है, पूरे सही है, थोड़े सही है, गलत है, पूरे गलत है। ये चीज़ मैं आके तुमको बता दूंगा कि रिसीवेबल गलत है। ये कहाँ पे होगा तेरा, ये तेरा होगा 805 में, जब मैं आके बता दूंगा या तो सही है या तो गलत है। इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि सही है कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सही है कि गलत है। इसमें सिर्फ ये हो रहा है, देख हमने कुछ प्रोसीजर से एग्री करे थे, वो प्रोसीजर से हमने परफॉर्म किए है, आपने बोला था ये कर, हमने वो किया है, बस क्लेरिकल अकाउंट एक्यूरेसी, अकाउंट अमाउंट, क्लेरिकल वर्क हमने किया है एंड हमने आपको बता दिया है कि ये चीज़ आई है, हमने आपको फाइंडिंग्स बता दी है एंड उसके ऊपर हम कुछ ओपिनियन नहीं देते, हम नहीं बताते कि सही है, हम नहीं बताते गलत है, हम नहीं कुछ आपको बता रहे। ठीक है, जो भी हमको फाइंड हुआ है हमने क्या किया है, आपको बता दिया है। ठीक है सर, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और बताइए, देख भाई, जब तू ऑडिट के ऑडिट में जब जाता है ना, तो तुझे क्या क्या करना पड़ता है, तुझे इंटरनल कंट्रोल देखने पड़ते हैं, रिस्क देखना पड़ता है, कंट्रोल देखने पड़ते हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, बहुत सारे सब प्रोसीजर्स तुझे परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन AUP एंगेजमेंट में सब प्रोसीजर्स तुझे परफॉर्म नहीं करने, तुझे कंट्रोल से लेना देना है क्या, कुछ कंट्रोल कंट्रोल देखने नहीं है, रिस्क नहीं देखना है, तुझे कुछ नहीं देखना है। तुझे यहाँ पे सिर्फ देखना है कि तूने 4 प्रोसीजर्स तुझे देखने थे। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट गया है क्या, कंफर्मेशन मांगना है, लेजर को कंपेयर करना है एंड जो चीज़ आती है उसको बता देना है, सब्सिक्वेंट पेमेंट वगैरह। इतने ही 4 ही प्रोसेस करने हैं तुझे, और वो प्रोसेस करने के बाद जो तुझे समझ में आता है ना, वो तुझे उसको बता देना है। यही मेजर फ़र्क है तेरा, यही मेजर फ़र्क है तेरा 805 में एंड 4400 में। तो यहाँ पे जो तुम्हारा समझने की बात ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसेस है एंड इसके ऊपर तो तेरा एश्योरेंस नहीं जाता है, तेरा ओपिनियन नहीं जाता है एंड तू ऐसा नहीं बताता कि रिसीवेबल सही है, रिसीवेबल गलत है। ठीक है, तो इस इतना बताएगा कि ये प्रोसेस है। सर आइडेंटिफाई कैसे होगा, आइडेंटिफाई तुझे क्वेश्चन देख के हो जाएगा। देख, अभी जब तुझे सीधा क्वेश्चन ने पूछा है ना कि रिसीवेबल के बारे में बता, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा कि पूछा है क्या डिटेल में, क्या क्या। देखिए इन्होंने दिया है कि लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, अगर लिस्ट दिया है ना तो भाई स्पेसिफिक रिसीवेबल है। ठीक है, अबाउट 1000 नेम्स, तो 1000 नेम्स दिए है, तो इसमें तू पूरा रिसीवेबल चेक कर रहा है क्या, नहीं ना, स्पेसिफिक दे रहा है, लिस्ट वगैरह दिया है तेरे को एंड कुछ कुछ चीज़ तुझे चेक करने के लिए बोला है, बैलेंस से चेक कर, उनका कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन डिटेल चेक कर, ऐसा कुछ कुछ बोला है, स्पेसिफिक प्रोसेस बोले है। तो ये क्या होगा तेरा, ये तेरा हो गया AUP एंगेजमेंट, स्पेसिफिक चीज़ चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, और बताइए सर, देख वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फॉर हाफ ईयर,
तो तुझे बताना है कि प्रॉपरली कन्फर्म्ड है क्या, रिकंसाइल्ड है क्या देखना है तुझे। फिर और क्या, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है रिसीवेबल की, कंफर्मेशन ऑब्टेन करने हैं, इंश्योर करना है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर रिकंसिलेशन विद कंफर्मेशन। तो स्पेसिफिक चीज़ तुझे बता रहे हैं ना रिसीवेबल की, तो अगर स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हैं ना तो तेरा क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसेस का एंगेजमेंट है, ये तेरा ऐसे 805 का एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे 805 में ऐसे वाली चीज़ें पूछता भी नहीं है। वो क्या बोलेगा कि अगर हमारा कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में ए ओपिनियन गया है, क्वालिफाई ओपिनियन गया है, तो बता कि एलिमेंट ऑफ एफएस में हमारा कौन सा ओपिनियन जाएगा, ठीक है। फिर वो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे कि क्या अगर उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है तो मैं सिंगल एफएस या फिर एलिमेंट ऑफ एफएस में अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ क्या। फिर हमारे 3 एक्सेप्शंस थे, वो सारी चीज़ वहाँ पे पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। तो ये बात तो तुझे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी सी बात तुझे क्लियर करने के लिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है। अब तेरा एसआरएस शुरू हो जाता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एयूपी एंगेजमेंट। तो सर मुझे बताइए, क्या इसमें इसमें तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स जो है ना वो कंप्लाई करना है क्या। तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई, कोड ऑफ एथिक्स तो कंप्लाई करना है। सर कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तुम्हारे इथिकल प्रिंसिपल्स, इस इथिकल प्रिंसिपल कौन से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है कि हाँ भाई एसआरएस दिया है, एसआरएस क्या है, तेरा स्टैंडर्ड है, तो प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऑडिटर के नाम को कलंक नहीं लगना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पे कलंक नहीं लगना चाहिए। तेरा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ड्यू केयर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, प्रोफेशनल कंडक्ट रखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड को तूने फॉलो करना है। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है क्या। मैंने आपको ऐसे में बोला था, जहाँ जहाँ पे इथिकल स्टैंडर्ड की बात होती है, इथिकल रिक्वायरमेंट की बात होती है ना, वहाँ पे मैंने बोला था इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, वहाँ पे इंडिपेंडेंस भी आ रहा था। यहाँ पे वो बात आती है कि इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सर लेकिन ऑब्जेक्टिविटी तो है ना, इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है। किसी को समझते ही नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। देख भाई, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, तू बिना बायस के जो कर रहा है ना वो रिपोर्ट कर रहा है, बिना बायस के, मतलब उसने तूने जानबूझ के कुछ गड़बड़ नहीं किया है। विदाउट बायस, अनबायस ओपिनियन नहीं, वर्ड यूज कर पा रहा हूँ मैं, ओपिनियन नहीं दे रहे हैं ना तो अनबायस में, बिना बायस के तू जो भी रिपोर्ट कर रहा है ना, तो वो तेरा ऑब्जेक्टिविटी आता है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, तो वो कंपनी से इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ओपिनियन थोड़ी दे रहा है, यहाँ पे तो फाइंड कर रहा है 4 चीज़ें एंड उसके ऊपर रिपोर्ट दे रहा है। एंड रिपोर्ट किसको दे रहा है, मैनेजमेंट को दे रहा है, तो उसको थोड़ी चाहिए ओपिनियन तेरा, उसको सिर्फ जानना है ना चीज़ अच्छी है, सही है कि गलत है। तो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी देना है, अनबायस ओपिनियन, अनबायस रिपोर्ट देना है, विदाउट बायस रिपोर्ट देना है। मतलब क्या, अगर एक कस्टमर में गड़बड़ है तो वहाँ पे जो एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, फाइनेंस मैनेजर था, उसने क्या बोला पता है क्या, ये जो एक गड़बड़ है ना, तो तुम क्या करो, इसको मत दिखाओ, ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ। ऐसा कुछ है ना, ऐसा नहीं करने का है। तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने का है, बिना बायस के करना है, इंटीग्रिटी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाउएवर स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एयूपी एंगेजमेंट or its objectivity might necessitate compliance with requirement of code of ethics issued by ICI. If auditor lacks independence in such cases, AUP report must explicitly state that. तो कुछ कुछ जगह पे क्या हो सकता है, कुछ जगह पे AUP एंगेजमेंट के टर्म्स जो है ना, उसमें नेसेसिटी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होना चाहिए, इंडिपेंडेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर उसके टर्म्स में तुमने एग्री किया है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस मेंटेन होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुमने क्या करना है, रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली बताना है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 2-3 क्वेश्चन देखने हैं ना, उसमें से एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारा मैटर्स टू बी एग्रीड, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा प्रोसीजर्स, एंड तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा रिपोर्टिंग। ये 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अब हम कहाँ पे हैं, जैसे हमने 800, 805, 810 तीनों चीज़ देखी, उसके लिए हमने क्या देखा, एक्सेप्टेंस देखा, एक्सेप्टेंस के बाद परफॉर्मेंस देखा एंड उसके बाद में रिपोर्ट देखा। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे भी कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसके बाद प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसके बाद रिपोर्ट देना है, सेम सेम टू सेम चीज़। तो एक्सेप्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को तुझे डिफाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे हमने कहाँ पे देखा था, ऐसे 210 में देखा था, ऐसे 210 में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाओ कि आपको फिर से ओपन ही रहेगा। देखो 210 में देखा था, एफआरएफ है क्या,
एक्सेप्टेबल है क्या देखो, फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अदर पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब मुझे बताइए, अभी एफआरएफ क्राइटेरिया ये सब चीज़ें देखनी है कि तुमको, नहीं है ना भाई साहब, क्या क्या झंझट है तुमको, सिंपल सिंपल चीज़ है, प्रोसेस परफॉर्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए तेरा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी आगे आगे क्या क्या चीज़ें। तो ऑडिटर मस्ट इंश्योर ऑल पार्टीज रिसीविंग एयूपी रिपोर्ट, जिसको जिसको एयूपी रिपोर्ट मिल रहा है ना, ठीक है, हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एग्रीड अपन प्रोसेस एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट। उनको पता होना चाहिए कि एग्रीड अपन प्रोसेस क्या है एंड एंगेजमेंट के कंडीशंस क्या है। तो देख, सबसे पहले तूने कुछ कुछ मैटर के ऊपर एग्री होना है। कहाँ पे है तो भी, अभी तेरा एंगेजमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तेरा एंगेजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो एकदम पहले, अभी एकदम स्टार्ट में, अभी तूने उसके साथ एग्री करना है। अब एग्री किसके लिए करेगा, एग्री करेगा नेचर ऑफ एंगेजमेंट को लेकर। देख भाई, हमारा एंगेजमेंट है ना, ए यूपी एंगेजमेंट है, एग्रीड अपन प्रोसेस एंगेजमेंट है, ये ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, ठीक है। इंक्लूडिंग फैक्ट दैट द प्रोसेस परफॉर्म्ड विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट और रिव्यू एंड अकॉर्डिंगली नो एश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस्ड। तो हम उसके ऊपर एश्योरेंस नहीं दे रहे भाई साहब। हमारा नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, हमारा नेचर ऑफ एंगेजमेंट जो है ना, ये हमारा नेचर ऑफ एंगेजमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसेस एंगेजमेंट है। एंड दूसरी बात, स्टेटेड पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, एंड हमारे एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, सोलली टू असिस्ट यू इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या बोल रहे हो सर, अरे भाई, जो तेरा रिपोर्ट था ना, रिपोर्ट किधर गया, ये जो रिपोर्ट था ना, इसकी जो पहली बात है ना, इसका जो पहला बात है ना, क्या है कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो एग्रीड अपॉन एंगेजमेंट है, ये वाला एग्री अपॉन प्रोसेस एंगेजमेंट है, एंड हमारा ऑडिट रिव्यू नहीं है। फिर ये दूसरी बात आती है, ये दूसरी बात आती है कि सोलली टू असिस्ट यू, हमारा पर्पस क्या था, सोलली टू असिस्ट यू इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है तेरा, हमने यहाँ पे क्या किया है, अकाउंट्स रिसीवेबल को आइडेंटिफाई किया है, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी चेक कर रहा है तो उसको तूने आइडेंटिफाई किया है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म्ड, विल बी अप्लाइड। तो तीसरी बात आती है तेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ में तूने सबसे पहले एग्री करना है कि हमारा एंगेजमेंट एग्री अपॉन प्रोसेस एंगेजमेंट है। हमारा पर्पस है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिड है कि नहीं है। तीसरी चीज़, अकाउंट रिसीवेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी एज ऑन 31 मार्च। उसके बाद में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस टू बी अप्लाइड। तो उसके बाद में तुम बोलो कि हम कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि तुमने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आइटम 1 2 3 4 जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसका नेचर एंड एक्सटेंट। अब तुम स्टार्ट में हो ना भाई, ये तो रिपोर्ट देखा ना, तब अब तुमको समझ में आ रहा है कि रिपोर्ट में ये चीज़ जाने वाली है, तो वो तुम सबसे पहले एग्री करके ले लो, ठीक है। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एग्रीड प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स हमने एग्री करे हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो हमको अप्लाई करने हैं, वो कौन से किस नेचर के रहेंगे, वो तुमको एग्री करने हैं। एंड साथ में लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, व्हेन सच लिमिटेशंस वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लीगल रिक्वायरमेंट, ऑडिटर वुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। तो लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट, तो इसके बारे में भी हमने रिपोर्ट में बात करी थी क्या, इसके बारे में भी हमने रिपोर्ट में बात करी थी। देख भाई, लिमिटेशंस, तेरा 5th नंबर का पॉइंट, कि क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है टू एनी अदर पार्टीज, ठीक है। तो देख, रिपोर्ट अगर तेरे को समझ में आया ना, ये बीच में तेरे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, तो अगर रिपोर्ट समझ में आता है ना, तो तेरा सब काम समझ में आ जाता है, तेरे को सब काम समझ में आता है। तो एंड में जाके अगर तेरे को ए रिपोर्ट देना है ना, तो ए रिपोर्ट के लिए जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस तुझे एग्री करने ना, उसको एग्री कर ले। क्या क्या एग्री करेगा, देख भाई, किसका चेकिंग कर रहा है तू, अकाउंट्स रिसीवेबल का, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कौन सा एंगेजमेंट है तेरा, एग्रीड अपॉन प्रोसेस एंगेजमेंट है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एयूपी एंगेजमेंट है, ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, तो इसमें हमारा एश्योरेंस नहीं जाएगा। हमारा एंगेजमेंट क्या है, हमारा एंगेजमेंट एयूपी एंगेजमेंट है। एंड इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि तुमको समझ में आ जाए कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिड है कि नहीं है। फिर उसके बाद में हम क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर जो तुमको अप्लाई करने ना, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या क्या होना चाहिए, वो तुमको स्टार्ट में ही तुम उनको बता दो। एंड उसके बाद में ये भी बता दो कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये साथ में एग्री कर लो। क्योंकि शुरू में तुम एग्री करोगे ना, तभी तुम उसको बाद में बोल पाओगे कि हमने आपके साथ शुरू में एग्री किया था कि रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो आपने रिपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये बात तुमने क्या करनी है, उसके साथ में एग्री करना है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो तुम क्या करो, उसको
अगर लॉ एंड रेगुलेशन कॉन्फ्लिक्ट आता है इसका रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, तुम क्या करो, एक्सेप्ट ही मत करो। हमने जब भी देखा है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो भाई साहब दूर रहो उन चीज़ों से। उसमें सबसे पहले एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि एक्सेप्ट करो तो अलग सी बात है, तो फिर जाके देख लो, लॉ भाई का कहना मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दूर रहो भाई साहब, दूर रहे यहाँ से, ठीक है। तो वुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। तो सर एंगेजमेंट लेटर इसमें भी जाता है क्या? क्या भाई क्या बात कर रहा है तू? अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री कर रहा है तो एंगेजमेंट लेटर तो जाएगा। engagement letter, it is in the interest of both the client and auditor that the auditor sends an engagement letter documenting the key terms of appointment। ठीक है, बेनिफिट ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या है तेरा? कंफर्म होता है कि ऑडिटर्स एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर का एक्सेप्टेंस कंफर्म हो जाता है। एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, स्कोप क्या है एंगेजमेंट का, एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड। कौन से पॉइंट है ये? कोई कौन से पॉइंट अलग खतरनाक नहीं है? देख भाई तेरा, अरे ये नहीं ओपन करना है मेरे को, 210 किधर गया तेरा? जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जाता है ना, जैसे 210 में, तो क्या क्या देखता है तू? तो ऑब्जेक्टिव स्कोप लिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट वगैरह का छोड़ दे, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी सिर्फ ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जाता है। तो यहाँ पे तेरा उसी के रिलेटेड जो है ना, उसी के रिलेटेड तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव स्कोप समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप समझ में आ जाएगा, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड वो भी समझ में आ जाएगा। ये तेरा एंगेजमेंट लेटर में इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो मैटर्स क्या जाएंगे एंगेजमेंट लेटर में? तो इस एयूपी एंगेजमेंट में तुम्हारा एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या जाएगा? तो एंगेजमेंट लेटर में एक तो देखा हमने बात करी कि ये जो ऊपर जो हमने प्रोसीजर डिसाइड करे ना, इसके साथ तो तूने एग्री करके लेना है। इसके साथ में मैटर्स टू बी एग्रीड, उसके साथ में तो एग्री करके लेना है मैनेजमेंट के साथ या जो भी तुझे अपॉइंट कर रहा है उसके साथ में। लेकिन एंगेजमेंट लेटर में और भी कुछ चीज़ें जानी चाहिए। क्या? लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज। लिस्टिंग ऑफ प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड, तो तुम्हारा 1 2 3 4 जो भी प्रोसेस परफॉर्म होने वाले ना, उसको तुम क्या करो, लिस्ट कर लो। तुम्हारे किसमें? एंगेजमेंट लेटर में बता दो कि हम 1 2 3 4 इतने ही प्रोसेस हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये तुम क्या करो, इसको तुम लिस्ट करो, ठीक है। अ स्टेटमेंट दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स वुड बी रेस्ट्रिक्टेड। एक स्टेटमेंट डाल दो जिसमें तुम बोलोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक पार्टीज हु हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। तो देख, ये जो आखिरी के 2 पॉइंट है ना, ये जो आखिरी के 2 पॉइंट थे ना, डी एंड ई, किसमें? तेरे मैटर्स टू बी एग्री करना है। उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया है। ये जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस तुझे अप्लाई करने था ना, इसी को तूने क्या करना है, इसी को तूने लिस्ट डाउन करना है, लिस्टिंग ऑफ द प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड। एंड जो लिमिटेशन डाले ना, उसी को तूने क्या करना है, एंगेजमेंट लेटर में डाल देना है, स्टेटमेंट करके कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, प्लान करो, ऑडिटर शुड प्लान द वर्क सो दैट इफेक्टिव एंगेजमेंट विल बी परफॉर्म। भाई साहब क्या लिखा है प्लानिंग के बारे में, इतना सब कुछ, ठीक है। अब बात आती है प्रोसेस की। प्रोसेस में कुछ नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑडिटर शुड कैरी आउट प्रोसेस एग्रीड अपॉन। तो जो तूने एग्री करे है ना, वही वाले प्रोसेस परफॉर्म करना, बात खत्म। जो तूने एग्री करे ना, इसमें तो थोड़ी ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, नहीं ना। जो तूने 4 5 एग्री करे ना, उसी प्रोसेस को तो परफॉर्म करेगा। एंड यूज द एविडेंस ऑब्टेन्ड एज द बेसिस फॉर द रिपोर्ट ऑफ एक्चुअल फाइंडिंग। खत्म बात, खत्म बात, इतनी सी बात है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, तो खत्म बात। जो प्रोसेस को तुमने एग्री किया है उसी को परफॉर्म करना है, और उसी का एविडेंस ऑब्टेन जो तुमको हुआ है उसी के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है फैक्चुअल फाइंडिंग में, बात खत्म। अब इनको पसंद नहीं आया ना इतना छोटा छोटा आंसर कैसे लिखेगा, तो उन्होंने क्या बोला, प्रोसीजर्स अप्लाइड इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एयूपी में इंक्लूड, ये इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आ सकते हैं। जैसे क्या? जैसे इंक्वायरी आ सकता है, एनालिसिस आ सकता है, रिकम्प्यूटेशन आ सकता है, कंपैरिजन आ सकता है, अदर क्लेरिकल एक्यूरेसी चेक आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आ सकता है, इंस्पेक्शन आ सकता है, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, ये सारे आ सकते हैं। तो भाई साहब हमको क्यों बता रहे? आ सकते, अगर आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, इसमें क्या टेंशन है? तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं ना। तुम्हारा इंक्वायरी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, ये सारे कौन से प्रोसेस है जो हमने जैसे 500 में देखे थे ना, कहाँ पे देखे थे, 500 में देखे थे, तो वहाँ पे जो हमने देखे थे ना, वही सारे प्रोसेस है। मतलब ऑडिट नेचर के ही प्रोसेस है सारे के सारे। रिकम्पुटेशन है, कंपैरिजन है, ठीक है, ये सारे एक्यूरेसी चेक्स वगैरह, ये सारे क्या है, ऑडिट के ही प्रोसेस है वो। तो इन्होंने बस ऐसा लिख दिया है कि मैं इंक्लूड ये सारे प्रोसेस, तो आ सकते हैं तो लिख लो भाई साहब, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, ये
क्या क्या फालतू जिंदगी में क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर बनेगा, ऊपर कौन सा, मैटर्स टू बी एग्रीड। लेकिन तुमको अभी याद है, तुमने रिपोर्ट पढ़ा है, रिपोर्ट तुमको रट चुका है, तो रिपोर्ट रट चुका है तो ये छाट छूट बात है, तो तुमको क्या ही है, बस ये बात याद रखना कि एंगेजमेंट लेटर में जो ना, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या जाएगा वो तुम बात याद रखना। उसके आखिरी के जो 2 पॉइंट है ना, वो 2 पॉइंट को तुम वैसे एरो करके नीचे लेकर आओ। जो तेरा स्पेसिफिक प्रोसेस है ना उसको लिस्ट डाउन करो, एंड जो तेरा डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटेशन है ना उसको तुम क्या करो, उसका स्टेटमेंट डाल दो। ठीक है, तो मैटर्स टू बी एग्रीड में क्या क्या देखा था हमने, सबसे पहले ये एयूपी एंगेजमेंट है, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है तेरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और हमारा पर्पस क्या है कि तुझे वैलिडिटी समझ में आए अकाउंट रिसीवेबल की, एंड फिर तेरा हम स्पेसिफिक प्रोसेस क्या परफॉर्म करेंगे, एंड रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। बात खत्म भाई साहब, रिपोर्टिंग, शाबाश, खत्म। अरे खत्म ही हो गया, देख खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ रिपोर्ट बाकी है। एंड रिपोर्ट तो मैं आपको बताऊँ, आपने तो एक्चुअल रिपोर्ट देखा है, तो इसमें क्या बात आएगी बताओ आप। आपने तो एक्चुअल रिपोर्ट पढ़ के आए हो, वो रट चुका है, तो इसमें क्या बात आती है, कोई कोई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन एयूपी एंगेजमेंट नीड टू डिस्क्राइब द पर्पस, अच्छा पर्पस बताना है, एंड द एयूपी ऑफ द एंगेजमेंट इन सफिशिएंट डिटेल to enable reader to understand the nature and extent of work performed. The report should clearly mention that no audit or review has been performed. तो भाई साहब हमने मेंशन तो कर दिया ना रिपोर्ट में, पर्पस भी बता दिया हमने, एग्रीड अपन प्रोसीजर्स भी सारे के सारे बता दिए, ये सब तो हमको पता है ना भाई साहब। आगे चल, तो आगे बता। कंपनी asks you to carry out process of confirmation of account receivable। देख भाई तेरे को बोला है confirmation, तो सिर्फ confirmation की बात आती है, तो यहाँ पे तेरा 805 में तो नहीं जाएगा, ऑडिट नहीं हो रहा है ना तेरा, सिंगल एलिमेंट का ऑडिट नहीं हो रहा है, confirmation देखना है। हैविंग बैलेंसेस इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर जितना जितना बैलेंस है उसका confirmation देखना है तूने। ठीक है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द क्लोज ऑफ ईयर, द वर्क टू बी परफॉर्म्ड ओनली इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग confirmation रिक्वेस्ट। इसमें सिर्फ चीज़ क्या है तेरे को, confirmation रिक्वेस्ट, एक्सटर्नल confirmation का प्रोसेस है। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या करना है, बनाना है एंड भेजना है। एनालाइज करना है वेरिएशन, ओके, ऑन द रिसीट ऑफ कंफर्मेशन, एंड सबमिट करना है रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, व्हाट पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर सच एंगेजमेंट, स्पेसिफिकली फॉर सच एंगेजमेंट, इंक्लूजन इन रिपोर्ट, इंक्लूजन इन रिपोर्ट। सबसे पहले तुमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई होना चाहिए, तुमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर इसका क्वेश्चन है। बात क्या है, इंक्लूजन इन रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या जाएगा, तो भाई साहब रिपोर्ट तो हमने अभी पढ़ा किधर है, तो रिपोर्ट में क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द नेचर इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो आंसर क्या है तेरा, डिस्क्राइब कर, नेचर इज एग्रीड अपॉन एंगेजमेंट, एंड फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी kept in mind for being included in audit report. Right below point D2 D2L D2L D2L, तो तुमको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तुमको D2L, ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन है ना, इतना आंसर तुमको लिखना है। सर इतना आंसर क्यों लिखना है, ये जो तेरा D2L है ना, इतना आंसर तुझे लिखना है। ठीक है, समझ में आया। सर इतना आंसर क्यों लिखना है, देख भाई तेरे रिपोर्ट में क्या जाएगा, तेरे रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले फालतू सी बात जाएगी तेरा टाइटल, दूसरी फालतू सी बात जाएगी एड्रेस ही ऑर्डिनरीली अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाएगा तेरा डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड ऑडिटर सिग्नेचर, डेट प्लेस सिग्नेचर जाएगा, ये तो हर रिपोर्ट में जाता ही है, उसमें क्या खास बात है। तो इसमें और क्या जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके लिए एयूपी अप्लाई किया है, जैसे कि हमारे केस में रिसीवेबल था, तो वो तो जाना ही जाना है। तो किसका किसका तू एयूपी परफॉर्म कर रहा है ना, इसको बताए बिना तो रिपोर्ट में क्या जाएगा, रिसीवेबल कर रहा है तो रिसीवेबल तो जाना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे बात आती है कि तेरे को स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी रिपोर्ट में। कोई टेंशन मत ले, तूने पढ़ा है ना पूरा रिपोर्ट, वही सारी चीज़ें हैं। अब मुझे आपको बस बता देना है क्या, ठीक है, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से। अ स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर दोज एग्रीड अपॉन, तो हमने जो प्रोसेस परफॉर्म किए हैं ना उसको हमने एग्री अपॉन किया था रेसिपिएंट के साथ। ठीक है, अच्छा जी, ये किसके साथ में किए हैं, इन अकॉर्डेंस विथ एसआरएस एप्लीकेबल। कौन सा एसआरएस है, एसआरएस 4400। ठीक है, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन एग्रीमेंट विद द एसआरएस एप्लीकेबल। उसके बाद में
उसके बाद में क्या है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पज फॉर विच एयूपी वर परफॉर्म, पर्पज बता देना है। अच्छा जी, लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म, उसके बाद में तुम क्या करो लिस्ट डाउन करो क्या स्पेसिफिक प्रोसेस कौन से तुमने परफॉर्म करने। एंड उसके बाद में तुम क्या करो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग सफिशिएंट डिटेल ऑफ एरर और एक्सेप्शन फाउंड, जो तुमको एक्सेप्शन वगैरह फाउंड हुए थे ना, तो सबसे पहले प्रोसेस कौन से स्पेसिफिक परफॉर्म किए है ना वो तुमने बता दिए, एंड उसके बाद तुमको क्या फाइंड हुआ वो तुमने बता दिया। अभी बात आती है मजे की, अब मजे की बात आती है, अब तुमको समझना पड़ेगा यहाँ से जो दूसरा पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना कौन सा I2L, I2L, ये जो पोर्शन है ना I2L, ये थोड़ा अलग सा पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, ये तेरा जो एडिशनल पोर्शन है ना, जो हमने एक्सेप्शन के बाद में जो पैरा देखा था ना, कौन सा पैरा देखा था, आइए तुमको दिखा देता हूँ। ये जो बाद में डिटेल ऑफ एक्सेप्शन के बाद में जो हमने देखा है ना, देख डिटेल्स ऑफ एक्सेप्शन के बाद में ये जो पैरा देखा है ना, इसके बारे में तुम्हारे I2L के पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर के पॉइंट अच्छे से एक बार कंफर्म कर देते, ठीक है। अब ऊपर के पॉइंट एक बार अच्छे से कंफर्म कर देते। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसको तुमने AUP एग्री करना है। फिर बता स्टेटमेंट ऐड कर कि प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर दोज एग्रीड अपॉन विद रेसिपिएंट। क्या यही चीज़ है क्या, देख आजा, वी हैव परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स एग्रीड विथ यू, तूने स्टेटमेंट ऐड किया ना, वी हैव परफॉर्म्ड प्रोसीजर्स एग्रीड विथ यू एंड इन्यूमरेटेड बिलो विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है तेरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है तेरा, अकाउंट रिसीवेबल क्या है तेरा, अकाउंट रिसीवेबल क्या है तेरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, एंड तूने ये भी बता दिया कि हमने वो प्रोसेस परफॉर्म की है जो हम तुम्हारे साथ हमने एग्री करे हैं। तो तुम्हारा ऊपर के 2 पॉइंट समझ में आए कि तुमको कौन से, ये देख कौन से, ये देख आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तुमने क्या रिसीवेबल के बारे में बात करी। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर दोज एग्रीड अपॉन, तो हमने जो प्रोसेस परफॉर्म किए हैं ना, हमने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं ना वो एग्री किए हैं तुम्हारे साथ में, एग्रीड विथ यू, एग्रीड अपॉन विथ रेसिपिएंट। फिर हमने बात करी है इन अकॉर्डेंस विथ SRS एप्लीकेबल 4400 के साथ में हमने क्या किया है, ये प्रोसेस परफॉर्म करे। देख SRS 4400, फिर हमने बात की है हमारा पर्पस क्या था, सोलली टू असिस्ट यू इवेल्युएटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अगला पॉइंट इसी के बारे में बात करता है, क्या पर्पस फॉर विच, पर्पस क्या था वो हम तुमने क्या करना है बता देना है। हमने बता दिया कि हमारा पर्पस क्या था, सोलली टू असिस्ट यू इन वैलिडेटिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद में क्या पॉइंट्स है तेरे, उसके बाद में क्या पॉइंट्स थे, उसके बाद में पॉइंट्स किधर थे सर, उसके बाद में तो प्रोसीजर्स ही थे। तो ये जो प्रोसीजर्स थे यही प्रोसीजर्स है, ठीक है। ये प्रोसीजर्स 4 प्रोसीजर्स थे, एंड उसके बाद में तो तुमने रिपोर्ट दिया था, तो ये रिपोर्ट आया तुम्हारा फैक्चुअल फाइंडिंग्स विथ एक्सेप्शन के साथ में। तो यही बात आती है इधर भी। उसके बाद तुमने क्या किया है, लिस्टिंग किया है स्पेसिफिक प्रोसेस का। तो जितने सारे प्रोसेस थे उसको तुमने लिस्ट डाउन करो, एंड डिस्क्रिप्शन दे दो ऑफ ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग, जो तुमको फाइंड हुआ उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, साथ में एरर एंड एक्सेप्शन जो है ना उसका भी रिपोर्ट दे दो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सेप्शन अटैच किए थे, डिटेल ऑफ एक्सेप्शन अटैच करे थे। तो यही सिर्फ चीज़ आती है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमने बोला था बिकॉज द अबव प्रोसीजर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इधर ऑडिट और रिव्यू, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन एनी एश्योरेंस, हम कोई ओपिनियन नहीं देते, एश्योरेंस नहीं देते हैं। तो यही चीज़ को तुमने क्या करना है, ऐसा एक स्टेटमेंट देना है, ऐसा स्टेटमेंट देना है तुमने, क्या स्टेटमेंट देना है कि ये जो प्रोसीजर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इधर, प्रोसीजर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, नहीं थोड़ा ठीक है, प्रोसीजर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इधर ऑडिट और रिव्यू, प्रोसीजर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इधर ऑडिट और रिव्यू एंड नो सच एश्योरेंस, नो एश्योरेंस एक्सप्रेस, हमने कोई एश्योरेंस दिया नहीं है। उसके बाद में स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैड, द स्टेटमेंट दैट हैड ऑडिटर परफॉर्म एडिशनल प्रोसेस, अगर उसने एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म किए होते, ऑडिट किया होता या फिर रिव्यू किया होता, देन अदर मैटर्स माइट हैव कम टू द लाइट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड।
ये कौन सा पॉइंट है, मैंने बोला था एक थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला लाइन है, देख ये वाला लाइन जो है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, ठीक है। हैड वी परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स और हैड वी परफॉर्म्ड ऑडिट और रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अदर मैटर्स माइट हैव कम टू आवर अटेंशन दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड टू यू। तो उसको तुमने क्या किया होता, रिपोर्ट किया होता। तो ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट सिर्फ अलग है जो तुमको याद नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, इतना याद नहीं रहता है तो भी छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद में स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, उसके बाद में तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसेस टू बी परफॉर्म। तो हमने बोला था क्या, यहाँ पे हमने आखिरी पैरा में दो चीज बोली थी, क्या क्या, not to be used for any other purpose and is distributed to not to be distributed to अदर पार्टीज। तो यही बातें तुम्हारी आती है, ठीक है। रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, रिपोर्ट को तुमने क्या किया है, रिपोर्ट को तुमने रेस्ट्रिक्ट किया है टू दोज पार्टीज जिसके साथ हमने प्रोसीजर्स एग्री किए हैं, एग्री टू द प्रोसेस परफॉर्म, उसके साथ में ही रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड एंड में तुमने एक बात बोली थी कि रिलेट ओनली टू द अकाउंट या फिर आइटम जो स्पेसिफाई किया है एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो ये क्या करता है, हमारा सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर जाता है एंड हमारा पूरा पूरा एफएस के ऊपर नहीं जाता है, सारे एफएस के ऊपर नहीं जाता है। तो यही चीज़ तुमने बोलने हैं, स्टेटमेंट ऐड करना है कि दैट द रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द एलिमेंट अकाउंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटीज एफएस टेकन एज अ होल। खत्म, खत्म भाई साहब, खत्म खत्म भाई साहब, खत्म। अभी इसमें जो ना, ये सर आपने जो ऑरेंज ऑरेंज किया है ना, वो अलग वाला पोर्शन आपने बोला है। सबसे पहले आपने बोला है कि रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए, तो रिपोर्ट में जो जाना चाहिए, तो रिपोर्ट तो तुमने सब बता दिया, फालतू फालतू की बातें छोड़ के, डेट डेट टाइटल एड्रेस छोड़ के, साइन सिग्नेचर प्लेस छोड़ के, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। ये हाईलाइट वाला पोर्शन क्या है, जो ऑरेंज में हाईलाइट किया है ना, ये अवेयर करने के लिए किसको, जो तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि देख भाई ये एयूपी एंगेजमेंट है, ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट है, जिसके साथ हमने एग्री किया है उसके उसके लिए सिर्फ रिपोर्ट दिया है। एंड ये सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर है, ये पूरे एफएस के ऊपर नहीं है, ये अवेयर करने के लिए। बाकी सारा तो रिपोर्ट तेरा वैसा का वैसा है, तूने पर्पस बता दिया, तूने बाकी सारी चीज़ें बता दी, तूने एसआरएस के हिसाब से हुआ है बता दिया, ठीक है, एग्री अपन प्रोसेस तुमने बता दिए है, स्पेसिफिक प्रोसेस लेट डाउन किए, उसका फैक्ट वगैरह बता दिया। लेकिन अवेयर करने के लिए तुमने एक पैरा ऐड किया है, उसमें 3-4 चीज़ें बता दी है, वो 3-4 चीज़ें ये क्या है, तेरा अवेयरनेस वाला पोर्शन है, तो ये अलग से थोड़ा आ जाता है, बाकी तेरा नॉर्मल वाला रिपोर्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, क्या बोला है भाई, क्या बोला है, जो इंपॉर्टेंट है उसको डॉक्यूमेंट करो, वाह भाई वाह साहब। इन प्रोवाइडिंग एविडेंस टू द सपोर्ट टू द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग। तो अच्छा सर पूरा तो पढ़ो, ठीक है। तो एविडेंस जो दे रहे हैं ना तुमको, जो सपोर्ट करेंगे तेरा फैक्चुअल फाइंडिंग, वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर को तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। एविडेंस दैट एंगेजमेंट वाज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस, ठीक है, उसका एविडेंस कर लो कि तेरा एंगेजमेंट एसआरएस के हिसाब से हुआ है, ठीक है। एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसको भी तुमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, खत्म बात। एसआरएस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया जी। लेकिन क्वेश्चन, क्वेश्चन अरे कर लेंगे ना, टेंशन काहे को लेते हो, टेंशन काहे को लेते हो बाबू मोशाय। क्वेश्चन भी तो क्या बड़ी बात है, क्वेश्चन में क्या बड़ी बात है ऐसा। ब्राउन ब्राउन मुंडे, ब्राउन एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज यूज्ड फंड्स ब्लॉक इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, स्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 100 CR वगैरह, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू इवेल्युएट वैलिडिटी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। द अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें तुम्हारे पास 1000 नेम्स है, उसका बैलेंसेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कम्युनिकेशन है, डिटेल स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। The company's management has requested CA Karuna to take up this assignment and prepare report for the management in accordance with professional standards. Despite not being statutory auditor of the company, she decides to accept the engagement. तो उसने बोला है भाई साहब स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है कंपनी की, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हमको बोला चलेगा क्या भाई साहब। हमने एक ही जगह पे अभी तक देखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करना है, क्या, समरी एफएस, समरी एफएस में ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं करना है सर, लेकिन सिंगल एफएस, एलिमेंट एफएस में भी तो बोला है ना, तो वहाँ पे क्लियरली नहीं बोला था, वहाँ वहाँ पे क्या बोला था,
मे नॉट, ये चीज़ें वो चीज़ें बोलना था उसको, नहीं करने का है, लेकिन उसने बोला कि नहीं कर सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फलाना ढिमका। तो यहाँ पे ऐसी बात है क्या भाई साहब? यहाँ पे करना ही क्या है तेरे को एश्योरेंस देना है क्या? तेरे को 3-4 चीज़ें परफॉर्म करनी है, बात खत्म करना, छोटा मोटा मैटर है, ठीक है। बाय एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एंगेजमेंट, अबे तू बता कि ये एंगेजमेंट कौन सा है, ये तुझे पूछ रहा है कि तू बता कि एंगेजमेंट कौन सा है, कौन सा? वैलिडिटी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें तेरे पास 100,000 नाम है, 100 करोड़ है रिसीवेबल, उसमें तुझे कंफर्मेशन बैलेंसेस ये करना है, कौन सा एंगेजमेंट है भाई? एयूपी एंगेजमेंट है। नहीं नहीं, ये से 805, ये से 805 कैसे होगा भाई साहब? समझे ना तेरे को अभी? एक्सप्लेनिंग नेचर ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्या है? 4400 एयूपी एंगेजमेंट है। डिस्कस वेदर इट वॉज प्रॉपर फॉर हर टू एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, वो ऑडिटर नहीं है फिर भी उसने एक्सेप्ट किया, क्या ये सही है क्या भाई? सही है ना? क्या बात है, तू क्यों रो रहा है? ठीक है। वाइल रिपोर्टिंग, अब रिपोर्ट करना है, विच प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय हर सो दैट द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट डू नॉट मिसअंडरस्टैंड इट्स स्कोप। मिसअंडरस्टैंड इट्स स्कोप, रिपोर्ट में रीडर को डू नॉट मिसअंडरस्टैंड इट्स स्कोप, उसको स्कोप नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको कुछ तो गड़बड़ ना हो, यूजर कुछ समझ, कुछ अलग ही समझे रिपोर्ट को, ये ना हो, इसके लिए वो क्या करना चाहिए भाई? हमने अभी बात करी ना, मैंने जो हाईलाइट किया था ना, कौन से पॉइंट है देख, आई आई जे के एल आई जे के एल जो है ना, रिपोर्टिंग के जो पॉइंट है ना, वही तेरे पॉइंट है। अच्छा देखते, सबसे पहले द सिचुएशन इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट, situation involves engagement to perform agreed upon process. In such engagement, auditor is engaged by the client to issue report on factual finding. अच्छा जी, ये सारी बातें लिखो। ये जो engagement है falls in purview of SRS 4400. Reference to the auditor in SRS does not imply that the person performing related services need not necessarily be auditor of the entity, and उसकी वजह से इट वॉज प्रॉपर फॉर सीए करुणा टू एक्सेप्ट अबव एंगेजमेंट। सीए करुणा ने अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये जो ऑडिटर नाम लिखा है ना, जो SRS 4400 ने जो ऑडिटर बोला है ना, वो डज नॉट इम्प्लाई कि वो पर्सन ऑडिटर ही हो, ठीक है। डज नॉट इम्प्लाई दैट द पर्सन, देखो 2-3 बार इसको पढ़ो ताकि तुमको ये लाइन याद आ जाए, अगर ऐसा लाइन छाप दोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। द रेफरेंस टू द ऑडिटर इन SRS डज नॉट इम्प्लाई दैट द पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नेसेसरीली बी ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज CFS, ठीक है। रेफरेंस टू द ऑडिटर in SRS 4400 does not imply that the person performing related services need necessarily be auditor of entities FS, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट के लिए तुमने क्या ध्यान देना है, वही वाले हाईलाइटेड वाले पॉइंट, नीचे के 4 पॉइंट। अरे किधर जाता है, इधर नहीं, ये किधर है, इधर है, ये फिर से घूम गया, आजा आजा। ये वाला जो IJKL, इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तुम बोल रहे हो कि देख भाई ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, ये AUP एंगेजमेंट है, ये डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अदर इधर ऑडिट और रिव्यू, एंड इसमें हमारा एश्योरेंस नहीं जाता है। फिर हम बोलते हैं कि अगर हमने एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म किए होते, ऑडिट किया होता, रिव्यू किया होता, तो वुड हैव बीन रिपोर्टेड अदर मैटर्स, ठीक है। रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, ये रिपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट है, ये सबके लिए नहीं है, ये जिसके साथ हमने एग्री किया उसके लिए सिर्फ है। एंड ये रिपोर्ट रिलेट ओनली टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड ये सबके पूरे FS के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज़ तो क्या करेगा, ये चीज़ उसको बता देगा। और एक क्वेश्चन है, आखिरी का क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। CAP इज ऑडिटर ऑफ मास्टर डेटा लिमिटेड कंपनी रिक्वेस्टेड द ऑडिटर टू अंडरटेक एन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग ओनली वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल फॉर हाफ ईयर, ठीक है। 30 सितंबर तक चेक करना है। कंपनी वांट्स टू बी सेटिस्फाइड दैट ट्रेड रिसीवेबल आर प्रॉपरली कंफर्म्ड एंड रिकनसाइल्ड। तुझे क्या चेक करना है, तुझे चेक करना है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑब्टेन कंफर्मेशन, इंश्योर वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। ही इज इन डायलेमा एज टू वेदर ही कैन गिव रिपोर्ट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। ओहो, एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है क्या भाई? कैसे करेगा? AUP एंगेजमेंट है, एश्योरेंस नहीं कर सकता? एश्योरेंस नच्छे, ठीक है, नो बहुत एश्योरेंस नहीं। गाइड CAP विथ रीजनिंग, रीजन दे दो, बोल रहा है कि एश्योरेंस नहीं जाएगा। एज्यूम दैट द अबव एक्सरसाइज कैन बी अंडरटेकन एंड देयर इज नो लीगल बार, ठीक है। तो भाई साहब हम बता देंगे, हमारा क्या जाता है, हम बता देंगे। इन द गिवन केस सिचुएशन ऑडिटर हैज टू वेरीफाई रिसीवेबल वगैरह, सच प्रॉपर एक्सरसाइज इज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एक्सरसाइज। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट द फैक्ट,
ठीक है, like he would have to state whether confirmation from particular debtor has been received or not received. Auditor can issue assurance report in case of audit or review engagement. By providing assurance, auditor provides comfort to the users of financial statement. Assurance in the above context refers auditor's satisfaction as to reliability of the assertion made by the one party for the use by another. To provide such assurance, auditor assess evidence collected as a result of process conducted and express ओपिनियन और कंक्लूजन. किसी में ओपिनियन तुम्हारा ऑडिट में जाता है, कंक्लूजन तुम्हारा रिव्यू में जाता है. द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव्ड एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ एश्योरेंस विच में प्रोवाइड इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस परफॉर्म एंड देयर रिजल्ट. तो इसमें क्या होता है, तू जो एश्योरेंस देता है ना, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है कि तूने कितने प्रोसेस परफॉर्म किए हैं. ऑडिट में तू भाई साहब घुस घुस के सारे प्रोसेस परफॉर्म करता है, इसकी वजह से तू एश्योरेंस देता है. यहाँ पे तू 3-4 चीज़ें चेक कराए, उसमें काहे का एश्योरेंस देता है. ठीक है. However, the types of services described in the given situation falls in related services domain. ठीक है. These are in nature of agreed upon procedures to be carried out by auditor. Auditor cannot issue assurance report while providing such kind of services. तो रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए वो क्या रिलेटेड सर्विसेज डोमेन में वो एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है. ही कैन ओनली इशू रिपोर्ट स्टेटिंग फैक्ट एज they are without providing any sort of assurance. He can report only facts. Therefore, auditor cannot give report providing assurance for such type of services. He can only issue factual report. भाई साहब इतना सिंपल सा ऐसे था, एसआरएस था. देखो अभी ऐसे से बाहर आए नहीं अच्छे से, ऐसे बाद में आ रहा है हमेशा. इतना सिंपल सा ऐसा ऐसे कोई बात नहीं है. 2-3 क्वेश्चन है. 2-3 क्वेश्चन क्या है देख. एक तो तेरे को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट समझना चाहिए एंड दूसरी चीज़ है तेरे को ऑडिट का रिपोर्ट समझना चाहिए. तो 2-3 क्वेश्चन है एंड यहाँ पे तेरा बन जाता है. तो सिंपल सी बात है. एमसीक्यू के लिए कुछ चीज़ें याद रखना है तूने, जैसे कि एश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं जाता है. फिर ऑडिटर जो है ना वो नॉट नेसेसरीली जो एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हो, ऐसी चीज़ नहीं है. तो कुछ तेरा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. बाकी 2-3 क्वेश्चन है आ जाता है तो मज़े ही मज़े भाई साहब. इतना छोटा सा तो ऐसा रहे इसमें क्या छोड़ना है. ठीक है. सबसे पहले एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है ये तुमने लिखना है. एश्योरेंस एंगेजमेंट को अगर तुमको कुछ एक्सटेंड करके लिखना है ना तो लिखो कि वेयर द ऑडिटर प्रोवाइड्स ओपिनियन विथ लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑन इन्फॉर्मेशन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करके तुम एक डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हो, वो तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, जिसमें तुम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो या फिर कंक्लूजन एक्सप्रेस करते हो ऑन फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. उसके बाद में क्या जाता है, उसके बाद में तुम्हारा जाता है एसआरएस 4400. उसमें हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर्स. कौन से प्रोसेस ऑफ ऑडिट नेचर के प्रोसेस परफॉर्म करने हैं टू विच द ऑडिटर एंड द एंटिटी एंड एनी अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी हैव एग्रीड. तो यहाँ पे जो ऑडिटर है ना एग्रीड एंड रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है. एंड यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे जो ऑडिटर है ना, रुको एक सेकंड रुक जाओ. यहाँ पे जो ऑडिटर है ना, रेफरेंस टू द ऑडिटर इन, ये नहीं, ये पेन नहीं चाहिए हमको. ठीक है, अलग रेफरेंस टू द ऑडिटर का जो रेफरेंस है ना, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट पर्सन जो परफॉर्म करता है रिलेटेड सर्विसेज नीड नेसेसरीली बी ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसा नेसेसरी नहीं होना चाहिए कि वो क्या है, एंटिटी का ऑडिटर है. ठीक है. तो ऑडिट में एंड एयूपी में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट जाता है फैक्चुअल फाइंडिंग के ऊपर, यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं जाता है. तो एग्जांपल तो तुम लिख सकते हो. तो अभी तो तुमको पूरा पता है, रिपोर्ट भी पता है, सब पता है, जिसमें क्या आता है तुम्हारा नेम कंपेयर करने, ट्रायल बैलेंस के साथ अमाउंट कंपेयर करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना है, सप्लायर के साथ स्टेटमेंट कंफर्मेशन ऑब्टेन करने हैं, उसको बाद में तुमको कंपैरिजन करना है, चेक करना है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो. वेरिएशन है क्या देखना है. एक्चुअल फाइंडिंग्स आर रिपोर्टेड एज सच विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस. ठीक है. एश्योरेंस नहीं बताया जाता, एक्चुअल फाइंडिंग्स बताए जाते. फिर ठीक है. फिर जनरल पर्पस ऑफ अन एयूपी एंगेजमेंट, इसमें हमने बोला कि इथिकल रिक्वायरमेंट को तुमको ये करना है क्या, कंप्लाई करना है क्या. तो इन्होंने बोला कि कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना पड़ेगा. तो इथिकल प्रिंसिपल तुमको कंप्लाई करने पड़ेंगे. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, टेक्निकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. बस इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है. इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में स्पेसिफिकली बोला है या फिर लॉ भाई ने बोला ऐसा कुछ है ना, तो भाई साहब तुमने
उसको कंप्लाई करना है। लेकिन अगर तुमको कंप्लाई नहीं होता है तो तुमने क्या करना है, फैक्ट में रिपोर्ट में क्या करना है, एक्सप्लिसिटली बता देना है कि इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो तुमने वो बता देना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने बताया कि सबसे पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ने इंश्योर क्या करना है, तुमने मैटर्स कौन से मैटर के ऊपर एग्री करना है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हमारा एंगेजमेंट कौन सा है, एयूपी एंगेजमेंट है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट एयूपी एंगेजमेंट है, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, ठीक है। देखो नॉर्मल रिपोर्ट को याद करो, बाकी सब चीज़ें याद आ जाएंगे। हमारा एंगेजमेंट क्या है, हमारा एंगेजमेंट एयूपी एंगेजमेंट है, ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है। हम उसके ऊपर कोई एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हमारा एश्योरेंस कोई एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अच्छा जी, और बताइए और बताइए और क्या बताए भाई, हमने क्या किया, हमने तुम्हारे साथ कुछ कुछ प्रोसेस को एग्री करना है। तो ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि तुमको समझ में आए कि अकाउंट रिसीवेबल वैलिड है कि नहीं है, एंड किसके क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई किया। फिर तुम क्या करोगे, स्पेसिफिक प्रोसेस सारे तुम बता दोगे, लिस्टिंग कर दोगे, एंड उसके बाद में एंड में जाके बता दो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ठीक है। ये 5 पॉइंट आ गए तुम्हारा क्या, एक तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट एयूपी एंगेजमेंट है, फिर पर्पज ऑफ एंगेजमेंट है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई किया है, स्पेसिफिक प्रोसेस का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बता दिया है, एंड लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट। एंगेजमेंट लेटर की बात आती है तो यहाँ पे ऑडिटर का एक्सेप्टेंस समझ में आता है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है। किसके बारे में, जो तुमने 210 में पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, उसके बारे में। एंगेजमेंट लेटर में क्या आना चाहिए, तो ये जो ऊपर 2 पॉइंट पढ़े थे ना, तो स्पेसिफिक प्रोसेस है ना, तो उसको लिस्ट डाउन करो, तो उसके लिस्ट डाउन करके वो सारे के सारे प्रोसेस बता दो, एंड लिमिटेशन है ना उसका एक स्टेटमेंट डाल दो, तो ताकि वो तुमको क्या हो जाएगा, सब चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग में कुछ नहीं है, प्रोसेस में हमने क्या बोला, जो प्रोसेस तुमने एग्री किए ना उसको परफॉर्म करो, एंड एविडेंस को यूज़ करो एज ए बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट। क्या क्या आ सकता है इसमें, सब कुछ आ सकता है, जो तुम्हारे ऑडिट के प्रोसेस है वो सारे आ सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, इंक्वायरी आएगा, एनालिसिस आएगा, रिकम्पुटेशन, कंपैरिजन, एक्यूरेसी चेक, ये सारी चीज़ आ जाएंगी, हमको उनसे मतलब नहीं है। रिपोर्टिंग की बात आती है, इसमें क्या करो, पर्पस डिस्क्राइब करो, एयूपी एंगेजमेंट क्या है उसको सफिशिएंट डिटेल में उसको बता दो, एंड क्लियरली मेंशन करो कि ऑडिट नहीं हो रहा है ना ही रिव्यू हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि रिपोर्ट में क्या जाना है, रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए। अगर तुमको नहीं समझता ना रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए, तो सारा रिपोर्ट जितने पॉइंट आते हैं तुमको लिख लेना, ठीक है। अगर तुमको ये ABCD क्या IJKL ये नहीं समझता है ना, तो जितना तुमको याद आता है सब लिख लो भाई साहब, सब लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल जाएगा, एड्रेस जाएगा, एंड में डेट प्लेस सिग्नेचर जाएगा, ठीक है। तो बीच में क्या जाएगा, बीच में क्या जाएगा, रिपोर्ट को याद करो। रिपोर्ट में क्या था, सबसे पहले रिपोर्ट में तुमने क्या बोला था, रिसीवेबल का हम क्या करेंगे, एग्रीड प्रोसेस, हमने प्रोसेस तुम्हारे साथ एग्री करे हैं, किसके रिलेटेड, अकाउंट रिसीवेबल के रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद में हमारा क्या जाएगा, पर्पज जाएगा, कि पर्पज क्या है, नहीं उसके बाद ये जाएगा कि तुम्हारा हमारा जो एंगेजमेंट हुआ है SRS 4400 के हिसाब से हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद तुम्हारा क्या जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पर्पज जाएगा कि solely to assist you in evaluating validity of accounts receivable। उसके बाद में तुमने डिटेल में स्पेसिफिक प्रोसेस को नोट डाउन किया है, उसके बाद में तुमने डिटेल में उसके ऊपर रिपोर्ट भी दिया है, उसके बाद में अलग से पैरा था, रिपोर्ट दिया है एक्सेप्शन के साथ में, एंड उसका अलग से पैरा था। तो अब सबसे पहले ऊपर की बात देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर ये परफॉर्म हो रहा है, रिसीवेबल के बारे में। प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए हैं, दोज एग्रीड अपॉन विद रेसिपेंट, तो प्रोसेस हमने तुम्हारे साथ परफॉर्म एग्री किए हैं। फिर हमारा जो ये एंगेजमेंट है, ये जो एंगेजमेंट है वो हमारा SRS 4400 के साथ में हुआ है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पज फॉर विच AUP वर परफॉर्म्ड, पर्पस क्या था, सोनली टू असिस्ट यू इन इवेल्यूटिंग वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म्ड, लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म, तो तुमने क्या किया था, 1 2 3 4 आइटम 1 2 3 4 ये सारे प्रोसेस तुमने लिस्ट डाउन किए थे, एंड उसके ऊपर तुमने फैक्चुअल फाइंडिंग का रिपोर्ट दिया था, जिसमें तुमने एरर या फिर एक्सेप्शन का डिटेल में बाद में एक अटैचमेंट दिया था। उसके बाद में अलग सा प्यारा आता है, ये किसके लिए, यूजर को समझने के लिए। यूजर को समझने के लिए क्या है कि ये ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है, ठीक है। ये AUP एंगेजमेंट है, एंड इसके ऊपर हमारा एश्योरेंस नहीं जाता है। साथ में अगर हमने एडिशनल प्रोसेस किए होते, ऑडिट किया होता, रिव्यू किया होता, तो अदर मैटर हमने क्या किए होते, अदर मैटर हमने रिपोर्ट किए होते। तो द स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, ये रिपोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया है किसके साथ, जिसके साथ हमने एग्री किया है ना उसके साथ ही ये रिपोर्ट रहेगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी अदर पर्पस के लिए यूज भी नहीं करना है। एंड साथ में ये रिपोर्ट सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के लिए है, एलिमेंट अकाउंट आइटम और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए है, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटीज FS एज अ होल। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट मैटर जो तुमको असिस्ट करते हैं। फिर एविडेंस जो तुमको समझ में आता है, एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ये डॉक्यूमेंट करना है। ये सब फालतू की बातें आती है। आई होप, देखो टाइमिंग गया है, टाइमिंग गया, मैं मानता हूँ 1 घंटा 18 मिनट गए हैं, लेकिन क्या
तो समझा रहेगा तुमको, है ना? ऐसा एकदम मस्त समझा रहेगा ना कि 2-3 क्वेश्चन है फटाफट उड़ा देंगे, खत्म। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मज़ा आना चाहिए तुमको। ऐसे एग्जाम में देखा ना तो मज़ा आना चाहिए कि ऐसे लिख के आ जाएंगे मस्त एकदम 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।